हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने पाया था कि फोकस दूरी क्या था, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती थी उसको फोकस दूरी या फोकल लेंथ नाम दिया गया था। और प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस क्या था, जो इंसिडेंट लाइट रेज थी यानी आपतित प्रकाश किरणें मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती थी या जिस पर वास्तव में केंद्रित होती थी, उस पॉइंट को हम फोकस नाम दिए थे या प्रिंसिपल फोकस नाम दिए थे। ठीक, तो अगर ये अवतल दर्पण होता है या कॉनकेव मिरर होता है तो उसमें रियल फोकस हमें प्राप्त होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर होता है या उत्तल दर्पण होता है तो उसमें हमें आभासी या वर्चुअल फोकस प्राप्त होता था। आज हम देखते हैं कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी एफ और आर में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू आर बाई 2 होता है या R इक्वल टू 2F ये होता है। ठीक, वेयर F क्या है, F हमारा फोकल लेंथ है और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो हम इसको देखते हैं अवतल दर्पण में कैसे ये प्राप्त होगा। ठीक, तो पहले देख लेते हैं इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में देखते हैं रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे इसका। पहले कॉनकेव मिरर बनाते हैं, बाहर से पेंट कर दिया हमने, सिल्वर कोटिंग की जाती है। इसका अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C जिसे बोलते हैं, और इसका मिडिल पॉइंट या सेंटर पॉइंट P पोल जिसे बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल एक्सिस होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाएगा। ठीक, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P। अब हम जानते हैं कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती हैं। तो हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर या पैरेलल में एक लाइन खींच दिया जिसको MN नाम दे दिया। ठीक, MN नाम दे दिया, और ये इस मिरर जो है मिरर के N पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही हैं, यानी N क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट रेज जो मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है वह फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ से फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया। अब फोकस कैसे निर्धारित किया जा रहा था कि इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं एक दूसरे को वही फोकस पॉइंट होगा। तो दो रेखाएं कम से कम होनी चाहिए, तो हम एक सेंटर वाला ले लेते हैं। सेंटर से जो लाइन जाती है वह सेंटर से ही वापस आ जाती है। तो एक ये हो गया। ठीक, यहाँ से गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी लाइन पे आ गया। तो दो लाइनें हो गई, दो रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, हमारा मुख्य फोकस या फोकस हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि अभिलंब जो होता है, पहले अगर हम सर्कल कोई लेते हैं, सर्कल में आपने पढ़ा होगा कि रेडियस जो होता है सर्कल पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है या टेंजेंट लाइन खींची जाती है उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर अगर कोई टेंजेंट खींच दें, टेंजेंट यानी अभिलंब, स्पर्श रेखा। ठीक, टेंजेंट लाइन खींच दिया, स्पर्श रेखा खींच दिया, तो यहाँ से ये क्या है, हमारा C और P के बीच की दूरी है। ठीक, ये क्या हो गया, रेडियस कहलाएगा, हमारा C और P के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है R। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमने एक क्या किया, टेंजेंट खींच दिया है जो कि
सी और सी से होकर जाती है, और एन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर हमने सी से एक रेखा खींच दिया। अब देखिए जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा हमारा, ठीक, क्योंकि गोले का भाग है तो ये रेडियस हो जाएगा। और रेडियस क्या होती है, लंबवत होती है, यानी ये क्या हो गया, अभिलंब का काम करेगा, ठीक, यहाँ पे लंबवत हो जाएगा तो अभिलंब का काम करेगा, तो सी और एन क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अभिलंब और यानी नॉर्मल और एम एन यानी कि इंसिडेंस रेज के बीच में जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, एंगल आई, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल यानी एंगल आर बोलते हैं, ठीक। अब हम यहाँ से कुछ एजम्पशन लिखते हैं। लेट एम एन इज एन इंसिडेंट रे, ठीक, एंड after reflection, after incident rays which is parallel to ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, it goes फ्रॉम फोकस यानी कैपिटल एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से होकर जाएगा एम एन, ठीक, यहाँ पी पॉइंट हो गया। अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया, ठीक। ये हमें एक रिलेशन प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या थी, पैरेलल थी एक दूसरे के। तो जब दो लाइनें पैरेलल हों और कोई एक तिर्यक रेखा या तिरछी लाइन जो होगी वो इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको नाम दिया जाता है एकांतर कोण या अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये एक्स एंगल होता है तो ये भी एक्स एंगल, एक्स डिग्री का कोण बनाता है, इंटीरियर एंगल हो गया। तो ऐसे यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे वाली लाइन एम एन दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे थर्स एम एन पैरेलल टू सी पी, एम एन पैरेलल टू सी पी है, और क्या है, एंड सी एन इंटरसेक्ट देम, और सी एन क्या कर रहा है, उन्हें काट रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, यानी एंगल एम एन सी इज इक्वल टू एंगल एन सी पी, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा एंगल है तो क्या हो जाएगा, एम एन सी क्या है, एंगल आई है, इक्वल टू एंगल थीटा, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे देखेंगे, यानी प्रथम और द्वितीय समीकरण से देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल थीटा। ये हमें इक्वेशन थर्ड मिल गया। तीन चीज़ें यहाँ पे मिल गई। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, माना एम एन एक इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण है जो
मुख्य अक्ष के समानांतर है, ठीक। और परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर जाती है, फिर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियमानुसार एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, समीकरण 1। अब मानते हैं चूंकि एम एन और सी पी क्या है, दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और सी एन उसे काट रहा है। एम एन और सी पी दोनों समानांतर रेखाएं हैं और एन सी या सी एन रेखा इसको काट रही है, तो एंगल एम एन सी बराबर हो जाएगा एंगल एन सी पी, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल थीटा है। ये किस लिए हुआ है, एकांतर कोण है या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गया। अब इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन से हमें ये रिलेशन प्राप्त होता है कि आई बराबर आर है और यहीं आई थीटा के बराबर है, यानी आई बराबर थीटा और आई बराबर आर मिल गई। ये 3 इक्वेशन हमें प्राप्त हुए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमें मिला ये 3rd इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये थीटा और ये आर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, सी एन एफ क्या हो जाएगा, एंगल थीटा इक्वल टू एंगल आर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भुजाएं होंगी यानी आर्म्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्म है ये क्या है, एन एफ है, यानी थीटा के सामने एन एफ हो गया, ठीक। यानी आर्म एन एफ इक्वल टू हो जाएगा आर्म, इसके आर के सामने कौन सा भुजा है, ये सी एफ हो जाएगा, सी एफ, यानी एन एफ बराबर सी एफ प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे। ये क्या हो गया, इक्वेशन 4, ठीक। अब यहाँ पे हमें 2 भुजाएं बराबर मिल रही है एक ही ट्रायंगल में, तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, हैंस ट्रायंगल सी एन एफ क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस एंगल, ट्रायंगल बोलेंगे इसको ना, समद्विबाहु को, ये क्या हो जाएगा, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी ये दोनों आर्म्स आपस में बराबर हो गए। अब देखते हैं आगे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर ये वाला आर्पेचर जो है, आर्पेचर क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, ठीक। आर्पेचर अगर छोटा हो जाए तो एन वाला पॉइंट यहाँ पे आ सकता है। आर्पेचर छोटा करते जाएं तो एन जो होगा अप्रोक्सीमेट कहाँ पे हो जाएगा, पी पर आ जाएगा, ठीक। व्हेन द आर्पेचर यानी द्वारक जिसे बोलते हैं, इज सो स्मॉल देन द पॉइंट एन situated at P, एन क्या हो जाएगा, P पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एन एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ इज इक्वल टू मिल जाएगा एन, ये वाला क्या था, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा एफ पी के, ठीक। एफ पी के बराबर मिल गया, ये क्या हो गया, रिलेशन 5th, ठीक। अब यहाँ पे और यहाँ से देखा जाए एन एफ इसके बराबर है तो सी एफ और क्या हो जाएगा, एफ पी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए एन एफ इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक।
ये फिफ्थ हो जाएगा एंगल, रिलेशन 6 हो जाएगा। ये कहाँ से आया है? फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, चौथे और पांचवें इक्वेशन से हमें ये रिलेशन प्राप्त हुआ। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं नाउ सी एफ और एफ सी पी को क्या लिख सकते हैं? सी पी क्या हो जाएगी? सी एफ और एफ पी के योग के बराबर हो जाएगा, सी एफ प्लस एफ पी। ठीक, सी एफ और एफ पी के बराबर हो गया। और हम जानते हैं कि सी पी क्या हो जाएगा? सी पी, सी से लेकर पी की दूरी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी क्या होती है? रेडियस आर के बराबर होती है। तो आर हो गया इक्वल टू, अब सी एफ क्या है हमारा? सी एफ यहाँ से मिला है रिलेशन 1, और एफ पी क्या है? एफ और पी फोकस और पोल के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगी? स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो एफ पी क्या हो जाएगा? पहले इसको लिख लेते हैं। एफ पी और सी एफ क्या है? बराबर है। तो सी एफ के स्थान पे एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी प्लस में एफ पी हो जाएगा इक्वल टू 2 एफ पी। ठीक, जब 2 एफ पी हो गया तो 2 एफ पी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? एफ और पी के स्थान पे स्मॉल एफ लिख सकते हैं क्योंकि फोकल लेंथ है। ठीक, तो यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा हमें आर इक्वल टू 2 एफ ये या आर एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये रिलेशन हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ हमें यही प्रूफ करना था कि आर इक्वल टू 2 एफ होता है या एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर लिया। तो क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि यहाँ से अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल सी एन एफ, इस वाले ट्रायंगल में यानी त्रिभुज सी एन एफ में, त्रिभुज सी एन एफ में क्या हो जाएगा? एंगल थीटा बराबर इतना, एंगल आर हो जाएगा। और आर में यानी कि भुजा एन एफ बराबर हो जाएगा भुजा सी एफ के, यानी एन एफ इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। इक्वेशन 4 हो गया यानी समीकरण 4। हैंस मतलब चूंकि, हैंस यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया, यानी सी एन एफ क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो क्या हो जाए? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा? तो बिंदु N जो होगा, ये वाला बिंदु N P पर स्थित होगा, बिंदु P पर स्थित होगा। ठीक, तो हमें इससे रिलेशन क्या मिल जाएगा? एन एफ इक्वल टू एफ पी, इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ से 4th और 5th यानी समीकरण 4th तथा 5th से ये वाला हमें रिलेशन मिल जाएगा। समीकरण चौथा और पांचवा को जब मिला देंगे तो ये मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब CP को हम, ये जो CP था इसको CF प्लस FP लिख सकते हैं। और हमें पता है कि CF की वैल्यू क्या है? FP के इक्वल है। कहाँ से देखा? ये इक्वेशन नंबर 6 से हमें प्राप्त हुआ। ठीक, क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 6, छठवें समीकरण से हमें ये प्राप्त हुआ कि CF इक्वल टू FP है। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया और R बराबर 2F मिल गया, या F इक्वल टू R बाई 2 हमें प्राप्त हो गया। तो यही प्रूफ करना था। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।